तो इस वक्त हमारे साथ में राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट तलहा रिशादी साहब मौजूद है और इनसे हम कुछ गुफ्तगू करेंगे, किस मौजू पे बात करेंगे। तलहा साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और तलहा साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली की समस्याएं हो रही हैं, लेकिन कोई भी पार्टी, सारी पार्टियां रोड पे तो उतर चुकी हैं, लेकिन जनता की समस्याओं की बात की जाती है, लेकिन उसका हल नहीं निकाला जाता। तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जो हाँ, जनता की समस्या का हल निकालने की जहाँ तक बात है, देखिए विपक्ष का काम होता है, जो विरोधी पक्ष होता है उसका काम होता है जनता की समस्याओं को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाना, सरकार के सामने लाना। अब हल तो सरकार निकालेगी, पर सवाल तो ये सरकार से बनता है भारतीय जनता पार्टी की कि पिछले लोकसभा के इलेक्शन में प्रधानमंत्री यहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि ईद में बिजली आती है और रमज़ान में बिजली आती है और दशहरे पे बिजली नहीं आती। तो ऐसी सरकार आपको चाहिए और इस तरह के इस नारे पे वो सरकार में आए, दोबारा लोकसभा में उनकी बहुमत आई। अब आज उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब यहाँ का नागरिक ये पूछना चाहता है और खासतौर पे हिंदू समाज ये पूछना चाहता है कि आखिर अब नवरात्र में बिजली क्यों कट रही है? नवरात्र में बिजली क्यों नहीं आ रही? ये कह रहे हैं कि कोयले का संकट है, और वहीं पर ये भी पता चल रहा है कि कुछ निजी कंपनियां जो है इसको खरीदने के लिए भी तैयार हो गई। देखिए ये सरकार की एक सोची समझी रणनीति है। ये हम दो और हमारे दो की सरकार है। आप जानते हैं कौन हम दो और कौन हमारे दो। अब इनकी उनको सारा पूरे सत्ता उनको सौंपनी है। आज ऐसा लगता है कि पूरे देश में सिर्फ दो ही उद्योगपति हैं, अडानी और अंबानी। सब कुछ इनको दिया जा रहा है, सब कुछ बेचा जा रहा है धीरे धीरे। और वहीं उसी नहज पे आगे चलते हुए बिजली विभाग बचा है। आप जानते हैं आम लोगों की ये बुनियादी चीज़ है बिजली, और इसको भी भेजने के लिए इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है। अभी एक इन्वायरमेंटलिस्ट की पूरी एक डिटेल एक ब्लॉग आया है यानी सामने। सरकार इसको निजीकरण करना चाहती है। बिल्कुल सरकार की ये मंशा है, क्योंकि वो अपने आकाओं के इशारे पे जो पूंजीपतियों की ये सरकार है और इसकी पूरी नीति पूंजीपतियों के सहयोग और उनके समर्थन के लिए बनी है। आप देखिए जो अभी किसानों का मामला है, अब आपने देखा लखीमपुर में क्या हुआ, मार दिए गए किसान। आप देख रहे हैं अम्बाला में भी ये इल्ज़ाम लग रहा है आपने सांसद बहुत पे, अच्छा सवाल और किया। उसके बावजूद लखीमपुर खीरी सरकार के कानून ऊपर वापस मैं लेने को आपको नहीं जरा तैयार है। टच करता हूँ कि जैसे लखीमपुर खीरी के अंदर जो घटना हुई, तो हमने ये देखा था कि उत्तर प्रदेश में जब भी कोई घटना, आपराधिक घटना होती थी, तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के पास एक बुलडोजर रहा करता था। वो अपराधी को अरेस्ट करने से पहले उसके घर के ऊपर वो बुलडोजर चल जाया करता था। लेकिन 4 से 5 दिन तक वो अपराधी, उसका बच्चा और वो मिनिस्टर खुलेआम घूमते रहे। और अभी आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पे भी ये देख रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस वाले उस मिनिस्टर के बेटे को चाय, नाश्ता, जरूरत की हर चीजें मुहैया करा रहे हैं। तो एक तरीके का वीआईपी ट्रीटमेंट, ऐसा लगता है कि वो 7 स्टार होटल में। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ये अब इस पे कहने से ज़्यादा सबके सामने है, आम जनता के भी सामने है। मैं सिर्फ ये जनता से कहना चाहूँगा कि अब बहुत देर हो चुकी है, जनता अपनी आँख खोल ले। सामने एक बहुत बेहतरीन मौका है 2022 के आम चुनाव में। इस पूंजीपति, इस तानाशाह, इस निरंकुशवादी और इस जन विरोधी सरकार से अपना हिसाब चुकता करने का, बदला लेने का। आप देख लीजिए जनता चारों तरफ से परेशान है, चाहे बिजली का मुद्दा हो। आप अभी जिस सड़क से चल कर आ रहे हैं, आपने बाहर सड़क देखा ही होगा। अभी बारिश हुई, स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, लंबे लंबे विकास, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। विकास के नाम पर नाले से पानी तक नहीं निकाल पा रहे हैं, आज महीनों हो गया। आप देखिए चारों तरफ पानी भरे हुए हैं, हमने बाढ़ सी रास्ते में देखा कि हालात है। आजमगढ़ के कई जिले के अगर सिर्फ अभी भी आजमगढ़ पूरा। की ही बात करूं तो आप देख लिए हर तरफ, हर जगह, सारी बस्तियों में, सारे गांव में पानी भरे हुए हैं और महीनों महीनों हो गया। पानी निकालना तो दूर, वहां पे किसी तरह का कीटनाशक नहीं छिड़का जा रहा है, कोई पूछने तक नहीं जा रहा है, कोई खैरियत तक लेने नहीं जा रहा और है। बात तीसरी और लहर की हो बात रही है। लंबी लंबी हो रही है, अभी कोरोना की तीसरी लहर की बात छोड़िए। तो आप जिस मुद्दे पे देखिए, सबसे जो एक आम आदमी के लिए सबसे बुनियादी मुद्दा होता है रोटी, कपड़ा, मकान। मकान, बिजली, सड़क, पानी। इन 6 चीज़ों पे, आप 6 की 6 बुनियादी मसलों पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बुरी तरह से फेल है, चारों खाने चित है। उसके बावजूद जो भक्त मंडली है, जो भक्त मंडली की मीडिया है, वो अभी भी सब कुछ हरा-हरा दिखा रही है। तो जो एक कहावत है कि सावन के अंधे को सब हरा दिखता है, पर अफ़सोस जब आँख खुलेगी तब तक बहुत देर हो जाएगी। तो ये देश हमारा है, ये प्रदेश हमारा। मैं अपनी जनता से ये निवेदन करूँगा आपके चैनल के ज़रिए कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और हम सब पछताएँ, आँख खोलिए और इस सरकार से, इस तानाशाह
तानाशाह सरकार से बदला लीजिए। जरूरत इस बात की है कि तमाम विपक्षी दलों को, तमाम समान विचारधारा के दलों को और तमाम जनता को एक होकर इस सरकार को सत्ता के गलियारे से बाहर करना है। अच्छा, जैसे सभी लोग कहते हैं कि सरकार को बाहर करना, सरकार को बाहर करना, तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो जितनी भी सेकुलरिज्म पार्टियां हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आके खड़ी हो जाएं, सब अपनी अना को छोड़ दें? देखिए, इसमें अना का बहुत सारा मसला हो सकता है। मैं सबकी बात तो नहीं कर सकता, मैं अपने दल की बात कर सकता हूँ। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल पहले दिन से एकता का नारा देती चली आ रही है। वो चाहे हमारा जो बुनियादी नारा एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा, जनता के लिए हो, वो चाहे सामान्य विचारधारा के दल जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां हैं उनको साथ में लेकर चलने की बात हो, तो हम तो लगातार कोशिश करते आ रहे हैं इस बात की। और इसी नहज पे चलते हुए भी पिछले दिनों हम लोगों ने पीस पार्टी और राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का गठबंधन हुआ, उसमें कुछ अन्य दल भी जुड़ रहे हैं। हमने यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस का एक प्लेटफॉर्म बनाया है, एक यानी अलायंस आप बनाया लोगों का है। गठबंधन चालू अभी है? कल मुस्लिम लीग की जो कि बड़ी पार्टी है, उसके दो दो तीन तीन सांसद हैं और केरला में हुकूमत में है वो, उसके जो लोकसभा में मेन फ्लोर लीडर हैं ईटी बशीर साहब, जो कि सांसद भी हैं, कल लखनऊ आए थे वो और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से उन्होंने मुलाकात की। तो इत्तेहाद की जो बात हो रही है, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल लगातार जब से अपने इसका क्याम हुआ, लगातार इत्तेहाद की कोशिश करती आ रही है और आज भी हम कोशिश, हमें उम्मीद है इस बार हम तमाम दलों को साथ लेकर एक नया विकल्प बनाने में कामयाब होंगे। अच्छा, आपने जहां तक मीडिया की बात करी तो मुझे एक चीज ध्यान आ गई कि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि बॉम्बे के अंदर शाहरुख खान का लड़का क्रूज के अंदर कुछ ड्रग्स के साथ में पकड़ा जाता है, 2-5 ग्राम के साथ में, और उसके साथ में 8-9 लोग रहते हैं। लेकिन मीडिया 24 घंटे सिर्फ अयान खान, अयान खान, अयान खान को ही दिखा रहा है, बाकी और लोग को छोड़ दीजिए। वहीं गौतम अडानी के पोर्ट पे जो गुजरात के अंदर 3,000 किलो हीरोइन, जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हाई प्रोफाइल केस है, उसके ऊपर जब कोई प्रवक्ता अगर सवाल भी करता है एंकर से, तो एंकर उसको गोलमोल जवाब दे देते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, कोई भी जो वो हो, मतलब कोई अपने आका के और अपने पालनहार से वो नहीं कर सकता, लड़ाई नहीं ले सकता। आज जो मौजूदा मीडिया का एक बड़ा तबका है, वो पूरी तौर पर जो कहा जाता है कि बिकाऊ मीडिया या गोदी मीडिया, वो पूर्ण रूप से गोदी मीडिया हो चुका है। अब जब वो किसी के उस पे पल रहा है, तो वो अपने आका के खिलाफ कैसे कोई खबर दिखा सकता है? और ये आका वहीं आप देख लीजिए, आज देश की मीडिया का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो मीडिया चैनल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, 60% से ज़्यादा मीडिया इस वक्त रिलायंस ने खरीद लिया है। तो अब रिलायंस के खिलाफ कैसे कोई खबर दिखलाएगा? और जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये सरकार इस वक्त हम दो और हमारे दो की, तो हमारे दो पहले जो हम दो हैं वो आप उनको जानते ही अच्छी तरह से। दूसरे हम दो का मैंने बता दिया, अडानी और अंबानी। तो अब अडानी और तो अंबानी के पहले खिलाफ वाले का कैसे भी खबर बता दिखलाएंगे? दीजिए तो आप अच्छा जानते हैं, पूरा देश जानता है, जो 2013 में गुजरात से हम दो निकले बाहर अच्छा और आज अच्छा। दिल्ली में हम दो होकर बैठे हैं और फिर इस वक्त पूरे देश में हम दो और हमारे दो कर लिया गया है। तो ये आप पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। मैं अपने नाम से, अपनी जबान से नाम नहीं लेना चाहता इस बात का। तो अब आप जानते हैं ये चीज़ें हैं, तो उनके खिलाफ ये खबरें कैसे दिखाएंगे? पर अफसोस ये है कि मैं आपके ज़रिए कहना चाहूँगा, तमाम मीडिया के बंधुओं को ये बताना चाहूँगा, वो भी इस देश के निवासी हैं, हमारे भाई हैं, कहीं न कहीं बिगड़ गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, गलत राह पे चल रहे हैं, पर हमारे भाई हैं, इसलिए भाई के नाते मैं ये एक सीख देना चाहूँगा कि आजकल गूगल का ज़माना है। जो लोग नहीं जानते उन्हें रवांडा रेडियो सर्च करना चाहिए और रवांडा रेडियो का इतिहास में क्या रोल था, उसके बाद किस तरह से नरसंहार की तरफ रवांडा रेडियो ले गया अफ्रीका के उस देश को, और उसके बाद कैसी बर्बादी आई उस देश में और उस आग से कोई नहीं बचा। तो एक ये शेर है कि मैं आज जद पे हूँ, तुम खुशगुमान मत होना, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं है। तो अगर मीडिया के बंधुओं को ये लगता है कि वो दूसरे के घर में आग लगा रहे हैं, तो आग की लपटें बहुत तेज चलती हैं और कब किसका घर वो छोटे और बड़े और मीडिया और हम दो और हमारे दो नहीं देखती, वो सबके घर में आग लगाती है। वो राज इंदौरी साहब का एक शेर है ना, लगेगी आग तो तो आएगी। आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान मकान थोड़ी है। थोड़ी है। वही बात है, सही बात है। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ में एडवोकेट तलहा रशादी साहब। कैमरामैन अब्दुल रहीम के साथ मैं जाबिर शेख, परहारी, मुंबई।